नमस्कार दोस्तों, क्या हाल आप सभी के। मैं अमन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल क्रैकर्स अड्डा पे। हम लोग पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर मैंने आपको एक तरीका बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का एक जो तरीका है जो आपको पता होना चाहिए हर हाल में, उसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। 2-4 मिनट के लिए उस तरीके को रिपीट करते हैं और उसके बाद मैं तुम्हें दूसरा तरीका समझाता हूँ कि दूसरा तरीका कौन सा है इसका। ये दोनों तरीके आपको पता होना चाहिए अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे मास्टरी करनी है तो। ठीक है, चलिए। एक तरीका मैंने आपको क्या बताया, एक तरीका जो मैंने आपको बताया था वो ये बताया था कि सपोज करो, मैंने आपको क्या कहा था कि मेरा क्वेश्चन सेम रहेगा। 1 लाख रुपए की अमाउंट है, 10% जो है इंटरेस्ट रेट है, और टाइम मान लीजिए आपका कितने साल है, 3 साल है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल, इस तरीके से आप 3 साल बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, 3 साल बनाने हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि हर साल 1 लाख के ऊपर 10% इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो कहने का तात्पर्य ये है मेरा, या कहने का मतलब मेरा ये है कि 10,000 रुपये का इंटरेस्ट तो मिलना ही मिलना है, ये फिक्स है। लेकिन ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, ये आपका एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो मैंने क्या बताया था कि पहले साल के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाओगे तो 10,000 का 10% कितना आ गया बच्चे, 1,000 रुपये आ गया। उसी तरीके से फिर अगले साल, 2 साल की बात होगी, तीसरे साल में क्या होगा कि टोटल इंटरेस्ट, यानी कि कौन कौन सा पार्ट हो गया, एक तो ये वाला पार्ट इस पे लगेगा। ठीक है, तो 20,000 का 10%, 2,000 तो ये हो गया, और इसके ऊपर भी लगेगा, सॉरी इसके ऊपर भी लगेगा ना, ये क्योंकि ये भी तो इंटरेस्ट ही था भाई। 2 सालों के इंटरेस्ट में कौन कौन इंक्लूड है, ये भी और ये भी इंक्लूड है। तो 1,000 रुपये का 10% कितना आ गया, 100 रुपये, इस तरीके से। तो ये मैंने आपको समझाया था। इसका मैंने शॉर्ट क्या बताया था आपको, शॉर्ट में आपको करना हो तो कैसे करोगे आप कि 10,000 रुपये आपको हर साल मिलेंगे, पहले साल भी मिलेंगे, दूसरे साल भी मिलेंगे, तीसरे साल भी मिलेंगे। तो इसको 3 साल तक ऐसे लगातार लिख दो। उसके बाद में 10,000 का 10% कितना हो गया, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, ऐसे टेबल पे चल रहा है आपको। लेकिन यहाँ पर 3 साल का निकालना है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरे साल फिर क्या हो जाएगा, 10,000 का 10%, 1,000 का 10% कितना हो जाएगा, 100 रुपये। बस ये हो जाएगा, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये 3 साल का आपका इंटरेस्ट आ गया। इसके अलावा मैंने आपको क्या समझाया था, इसके अलावा मैंने क्या समझाया था, ये जो है ये वाला इंटरेस्ट, ये है आपका डिफरेंस एसआई और सीआई का। क्योंकि ये जो होती है पहली लाइन, ये एसआई होती है, सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि प्रिंसिपल पर जो इंटरेस्ट लगता है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। लेकिन ये टोटल आपका सीआई है, तो ये वाला जो आ गया डिफरेंस आ गया, ये वाला जो क्या आ गया, ये वाला आपका डिफरेंस आ गया। आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए अब दूसरे तरीके की बात करते हैं जो आपको पता है कैसे। सीआई का कंसेप्ट सीखो, पहले याद करो मैंने क्या समझाया। मैंने आपको यह समझाया क्या कि पहले साल क्या होता, पहले साल क्या होगा, प्रिंसिपल होगा एक तो, ठीक है, एक होगा इंटरेस्ट और एक होगी अमाउंट। तो पहले साल प्रिंसिपल कितना है, 1 लाख रुपए। इस 1 लाख पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपको, 10,000 रुपये। 1 लाख पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपको, 10,000 रुपये। और अमाउंट कितनी हो जाएगी, 1,10,000। अमाउंट कितनी हो जाएगी, 1,10,000। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 लाख गुणा 110/100। क्या लिख सकता हूं मैं, 1 लाख गुणा 110/100। 110 का मतलब ये है कि आप उसका कितना निकाल रहे हो, 110% निकाल रहे हो। निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे, आप क्या कर रहे हो एक्चुअल में, आप एक्चुअल के अंदर क्या कर रहे हो कि 1 लाख का 110% निकाल, ये आपने क्या किया, ये चाहे तो 10% निकाल कर जोड़ दीजिए, चाहे उसका डायरेक्ट 110% निकाल लीजिए, दोनों एक ही बात है। चाहे तो क्या कीजिए, 1 लाख का 10% कितना आया, 10,000, इसको इसमें जोड़ दीजिए। चाहे आप क्या कीजिए, चाहे आप डायरेक्ट 110% निकाल लीजिए, एक ही बात है। तो हमें अगर अमाउंट निकाल लिया तो हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट 110% निकालना पड़ेगा। तो ये जो आ गया आपका, ये क्या आ गई आपकी, ये आपकी फर्स्ट ईयर की, ये फर्स्ट ईयर की अमाउंट आ गई,
फर्स्ट ईयर की अमाउंट आ गई ये 1,10,000, ब्रैकेट में कितना आ गया 1 लाख का 110/100, यानी कि 1,10,000 ये क्या आ गई, पहले ईयर की अमाउंट आ गई। अब दूसरे साल किस पर ब्याज लगता है, पहले साल की अमाउंट पर ब्याज लगता है। अमाउंट कितनी थी 1,10,000, 1,10,000 का 10% निकालो कितना आएगा 11,000, और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 1,21,000। तो क्या सेम बात फिर से एप्लीकेबल नहीं हो गई क्या, 1,10,000 का आपने 10% निकाल कर जोड़ दिया, या मैं ऐसे नहीं कह सकता क्या कि आपने उसका 110% निकाल दिया। कह सकते हो सर, जब कह सकते हो तो ये ब्रैकेट के अंदर क्या था, ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट के अंदर क्या था, ब्रैकेट के अंदर क्या था 1,10,000, इसका फिर से क्या निकाल देंगे 110% निकाल देंगे, फिर से क्या कर देंगे 110% निकाल देंगे। तीसरे साल फिर क्या होगा, इस 1,21,000, हाँ इससे पहले एक बात और ध्यान दो, ये जो आ गया ब्रैकेट के अंदर, ये क्या आ गया आपका, ये पूरा क्या आ गया, ये आपकी सेकेंड ईयर की अमाउंट आ गई। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 1,21,000 का फिर से 10% निकालोगे तो कितना आएगा 12,100, और इसको जोड़ दोगे तो 1,33,100 रुपये आएगा कि नहीं आएगा, 1,33,100। या मैं कहूँ कि आपने फिर से इसका क्या कर दिया 110% निकाल दिया। कहने का मतलब ये है कि पहले 110% निकाला तो ये आया, इसका फिर से 110% निकाल दिया तो ये आया, इसका फिर से 110% निकाल दिया तो ये आ गया। तो क्या ये बात सही नहीं है क्या कि सक्सेसिव परसेंटेज लग रही है, क्या लग रही है सक्सेसिव परसेंटेज। साधारण भाषा में मैं समझाऊं अगर तुम्हें, तो ये 1,00,000 रुपए थे, इस 1,00,000 का आपने 110% निकाला तो क्या आ गया, ये पहले साल की अमाउंट आ गई। इस पहले साल की अमाउंट पर फिर से आपने क्या लगा दिया 110%, तो ये क्या आ गई, ये आपकी दूसरे साल की अमाउंट आ गई, और दूसरे साल की अमाउंट पे आपने फिर से 110% निकाल दिया तो ये तीसरे साल की अमाउंट आ गई, जो कितनी आएगी 1,33,100। तो जो आपकी फॉर्मूले की उत्पत्ति हुई है, जो आपका फॉर्मूला है उसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, वो यहीं से है। क्या कहते हैं हम, ये 1,00,000 रुपये 1,00,000 रुपीज़ क्या है आपका प्रिंसिपल है, 1,00,000 रुपीज़ क्या है आपका प्रिंसिपल है। ये जो है ये क्या है आपका 100 + R/100, क्या है 100 + R/100। और ये कितनी बार लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ पर कितनी बार लिखा गया, 1 बार 2 बार और 3 बार, मतलब जितने साल का आप इंटरेस्ट निकालते हैं या जितनी बार इंटरेस्ट निकालते हैं, साल का नहीं, जितनी बार आप इंटरेस्ट निकालते हैं उतनी बार ये लिखा जाता है। तो ये क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये इसके ऊपर मैं क्या लिख सकता हूँ, टाइम लिख सकता हूँ। तो ये जो आ जाती है ये क्या आ जाती है, ये अमाउंट आ जाती है। ये क्या आ जाती है, ये आपकी अमाउंट आ जाती है। समझ में आई बात। ये फॉर्मूला जो आपने ये कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ये जो होता है ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये जो क्या होता है आपका, ये आपका फॉर्मूला होता है। क्लियर है इतनी बात। अब देखो होता क्या है, अब मैं आपको एक इसी क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि ये 20,000 रुपये या 2,00,000 रुपये, मान लीजिए 2,00,000 रुपये के ऊपर सपोज कीजिए कि आपने 2,00,000 रुपये आपने क्या कर दिया 25% से क्या कर दिया इंटरेस्ट पे चढ़ा दिए। कितने साल के लिए, 3 सालों के लिए। कितने साल के लिए, 3 सालों के लिए। तो क्या हो जाएगा 2,00,000 रुपये इंटू 125/100 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 2,00,000 इंटू 125 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, क्योंकि 3 साल था, रेट कितनी थी 25%, तो 25% जोड़कर कितना हो गया 125% हो गया। तो 2,00,000 इंटू 125/100 की पावर 3 आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा ये 2,00,000 5/4 की पावर 3, 2,00,000 5/4 की पावर 3 आ जाएगी। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2,00,000 2,00,000 इंटू में 5/4 इंटू में 5/4 इंटू में 5/4। ठीक है, 5/4 5/4 5/4 काट दीजिए इसको। 4 गया 5 पे 50,000, 4 गया फिर कितना आ जाएगा 12,500 आई थिंक। ठीक है, और फिर एक बार 4 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 तिया 12 और ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करते फिरो, फिर 3125 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इनको मल्टीप्लाई करवाओ, मल्टीप्लाई करवा के निकाल लेना कितना आता है, मेरे को नहीं पता। ठीक है, जो भी आपका आंसर आता है वो आ जाएगा। फिर जो भी आंसर आएगा उसमें से आपको प्रिंसिपल माइनस करना पड़ेगा। जो भी आपका आएगा उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें से आपको प्रिंसिपल माइनस करना पड़ेगा।
क्योंकि ये तो अमाउंट आएगी। इस फॉर्मूले से जो आती है वो अमाउंट आती है, क्योंकि आप 125 निकालते हो। आप क्या निकालते हो? आप 125 निकालते हो, और 125 जब आप निकालते हो तो वो अमाउंट निकल कर आती है। ठीक है, तो ये अमाउंट निकल कर आ गई आपकी। अब इसको आप फिर से आगे इसको मल्टीप्लाई करवा कर वो के जो भी आंसर आएगा आप देख लीजिएगा। तो मैं इसका समर्थन नहीं करता। अब जो अपने वाला तरीका था उससे निकाल कर देखते हैं। 2 लाख रुपए थे, 2 लाख का 25% था, कितने साल के लिए? 3 सालों के लिए। तो 2 लाख का 25% कितना हो गया? 50,000। फटाफट से 50,000, 50,000, 50,000, 50,000 का फिर 25% कितना हो गया? 12,500, डबल करो 25,000। फिर 12,500 का 25% कितना हो गया? 3,125, खत्म। ठीक है, तो इसको ऐड कर लो, ये कितना आ गया? 1.5 लाख। इसको ऐड कर लो 37,500, इसको आ गया 31,25, तो 40,625, 1,90,625 रुपये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 1,90,625 रुपये आपका आंसर आ गया। अब एक ये तरीका है, एक ये तरीका था, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इस तरीके को छोड़ दीजिए, ये भी काम आएगा। जब रेट ही नहीं दे रखी होगी तब वहां पर इसको काम मिलेंगे अपने। ठीक है, जब रेट ही नहीं दे रखी होगी तो वहां पर इस तरीके को काम में लिया जाएगा। बट आपको दोनों तरीके आने चाहिए। क्या आने चाहिए? दोनों के दोनों तरीके आपको यहाँ पर आने चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात आती है, कई बार हम एक चीज़ सुनते हैं, है ना, कई बार हम एक चीज़ सुनते हैं कि जो इंटरेस्ट है, मैं आपको बेसिक बातें बता रहा हूँ। दोनों चैप्टर्स में आपको बेसिक 2 वीडियोज आएंगी, वो आपको बेसिक बातों की बताऊंगा मैं। ठीक है, अब आपने एक और चीज़ सुनी होगी कि जो कंपाउंड है वो कब होता है? एक तो होता है एनुअली कंपाउंड है। ठीक है, एनुअली कंपाउंड होना। ठीक है, एक होता है एनुअली कंपाउंड होना, एक होता है हाफ ईयरली कंपाउंड होना। एक होता है क्वार्टरली कंपाउंड होना। अब होने को तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया तो कुछ भी हो सकता है, बट ज़रूरी है कि आप कंसेप्ट को सीखो, ना कि ये फॉर्मूले। अब इसके 3 फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले आप रट दोगे फिर आपकी चीज़ें खराब करेंगे आपको। इससे बढ़िया है हमें क्या करना है, इससे बढ़िया ये है कि हमें सीखना है कि एनुअली कंपाउंड, हाफ ईयरली कंपाउंड, क्वार्टरली कंपाउंड का मतलब क्या होता है ना। मेन चीज़ हमें क्या है, हमें सीखनी है। अब देखो हम क्या करते हैं ना, हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि 1 लाख रुपए, मैंने आपको क्या बताया, देखो एक प्रिंसिपल होता है, एक प्रिंसिपल होता है, एक आपका इंटरेस्ट होता है, और एक आपकी अमाउंट होती है। अब प्रिंसिपल सपोज करो आपका 1 लाख रुपए है, और एट द रेट 10% कितना निकाल लिया? 10,000 रुपये। तो आपको इसको जोड़कर कितना आ गया? 1,10,000। आप मेरे को बताओ आपने क्या किया एक्चुअली, पता आपको? आपने 1 लाख रुपए आपका प्रिंसिपल था, उस 1 लाख रुपए प्रिंसिपल पे आपने क्या किया? 1 साल का ब्याज निकाला, 10% ब्याज निकाला। रेट हमेशा क्या होती है? पर एनम होती है। लगभग केसेस में 99.9999% में जो रेट दे रखी होती है वो आपको क्या दे रखी होती है? एनुअली दे रखी होती है। अब इस बात को समझो पहले तो, क्या है एनुअली रेट का मतलब क्या है? पहली बात तो ये समझो, एनुअली रेट का मतलब ये होता है कि 1 साल में कितना ब्याज बनता है। एनुअली रेट का मतलब क्या है कि जो 10% ब्याज निकल कर आएगा, एनुअली रेट का मतलब क्या है कि जो 10% ब्याज निकल कर आएगा वो कितने साल का ब्याज होगा? वो 1 साल का ब्याज होगा, ना तो वो 2 साल का होगा, ना ही वो 6 महीने का। इतनी बात समझते हो? इतनी बात आप समझते हो। अब आपने 1 साल का ब्याज निकाला और इसको जोड़ दिया। अब होता क्या है, अब अगर मैं यहाँ पे, हाँ उसके बाद क्या होता है कि आप 1,10,000 पर ब्याज निकालते हो, यही होता है सिंपल केसेस में। लेकिन अब यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ आपको, अगर मैं आपको यहाँ पर ये कहूँ क्या कि जो रेट है वो पर एनम है, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कंपाउंड होता है। अब आप कहोगे सर ये क्या बला आ गई, है ना, आपके दिमाग में आएगी ना कि सर ये क्या बला है।
तो सुनना यहाँ पर। अब इसको अपने समझने की कोशिश करते हैं कि ये हाफ ईयरली कंपाउंड होना क्या भला है। हाफ ईयरली कंपाउंड होने का मतलब ये है कि जैसे आप क्या करते थे, 1 साल का ब्याज जोड़ते थे, है ना, प्रिंसिपल होता था, प्रिंसिपल में 1 साल का ब्याज निकालते थे, 1 साल का ब्याज आप जोड़ते थे और फिर उस पर आप इंटरेस्ट दोबारा से लगाते थे दूसरे साल का। यहां पर होगा क्या, यहां पर यह होगा कि 1 लाख रुपए, अगर आप क्या, कौन सा केस ले रहे हो आप, हाफ ईयरली कंपाउंड अगर हो, अगर हाफ ईयरली कंपाउंड है कोई चीज, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि आप 1 लाख रुपए ले रहे हो और 1 लाख रुपए पे आप क्या कर रहे हो, 1 लाख रुपए पे आप क्या कर रहे हो, आप इंटरेस्ट निकालोगे। इंटरेस्ट कितना निकालोगे, 5%। अब सर ये क्या कर दिया आपने, मैंने कुछ नहीं किया, ये 5% को भूल जाओ। मेरे को ये बताओ कि जो मैं 10% ब्याज निकालता हूं, ये कितने साल का ब्याज होता है, ये 1 साल का ब्याज होता है। हाफ ईयरली कंपाउंड होने का मतलब ये होता है कि पहले 6 महीने का ब्याज निकालो। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले 6 महीने का ब्याज निकालो। तो 6 महीने का ब्याज निकालने के लिए 10% जो रेट है वो पर एनम है, वो 1 साल की रेट है। 10% जो रेट है वो 1 साल की रेट है। तो 10% पर एनम की बजाय मैं अगर ये बोलूँ आपको कि 5% पर 6 मंथ है, तो क्या ये सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। 10% अगर साल का ब्याज बनता है तो 6 महीने का ब्याज कितना बनेगा, आधा। या तो आप ऐसे बोल लीजिए, या आप ऐसे बोल लीजिए कि 6/12। 6 महीने का ये जो दे रखा है, ये जो ब्याज निकल कर आता है 10%, ये 12 महीने का ब्याज होता है। तो 12 से डिवाइड करके 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इतने आप समझदार हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो यार, कोई बेवकूफ़ तो तुम हो नहीं। मैं सीधा 5% निकाल लेता हूँ। 10% साल का तो 5% 6 महीने का, सिंपल। तो अब 6 महीने का ब्याज निकलेगा कितना, 6 महीने का ब्याज निकलेगा 5,000। अब ये ब्याज ऐड होगा प्रिंसिपल में, अब ये ब्याज ऐड होगा प्रिंसिपल में और फिर वापस जो होगा तो ये क्या बन जाएगा, अमाउंट। अब 6 महीने की अमाउंट पर, अब 6 महीने की अमाउंट पर क्या लगेगा, 6 महीने की अमाउंट पर फिर से ब्याज लगेगा, कितने परसेंट, 5%। कितने परसेंट लगेगा, 5% लगेगा। ये आ गया 5,050 रुपये। क्या 5,050 ही आएगा ना, 5 एक सेकेंड, 5,000 और 250, सॉरी 5,250 रुपये। ये आपका इंटरेस्ट निकल कर आ गया। कितना निकल कर आ गया, आपका इंटरेस्ट निकल कर आ गया 5,250 रुपये, 5250। ठीक है। अब इसको ऐड करोगे तो क्या निकल कर आएगा, ये 1 लाख कितना हो गया, ये 10,250 रुपये। तो हाफ ईयरली कंपाउंड होने का मतलब क्या है, पहली बात तो देखो एनुअली कंपाउंड होने का मतलब क्या है। एनुअली कंपाउंड होने का मतलब ये होता है कि 1 साल का ब्याज निकलेगा, वो प्रिंसिपल में ऐड होगा। 1 साल का ब्याज निकलेगा, वो प्रिंसिपल में ऐड होगा और फिर उस पर दोबारा से इंटरेस्ट लगेगा अगले साल। हाफ ईयरली कंपाउंड होने का मतलब है कि 6 महीने का ब्याज निकलेगा, वो प्रिंसिपल में ऐड होगा और जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलकर जो अमाउंट बनेगी, फिर उस अमाउंट पे ब्याज लगेगा। लेकिन इस केस में आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको ब्याज आधा निकालना। आधा निकालने का मतलब यानी ब्याज आधा हो गया नहीं, वो आप 1 साल की रेट दे रखी है 10%, आपको 6 महीने का निकालना है। 6 महीने बाद कंपाउंड करना है। कंपाउंड करने का मतलब ये होता है कि इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड होगा फिर आगे बढ़ेंगे, इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड होगा फिर आगे बढ़ेंगे। तो अगर 6 महीने बाद आगे बढ़ना है तो पहले 6 महीने का इंटरेस्ट निकालो, उसको ऐड करो और जो अमाउंट बनी उसको फिर अगले 6 महीने के लिए प्रिंसिपल ले लो, फिर 6 महीने का ब्याज निकालो, फिर जो अमाउंट बनी फिर उसको अगले 6 महीने के लिए प्रिंसिपल ले लो। तो वो 6 महीने बाद इंटरेस्ट निकलता है और ऐड होता चला जाता है। ठीक है, 6 महीने बाद प्रिंसिपल निकलता है और क्या होता चला जाता है, ऐड होता चला जाता है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, देखो इसका फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर आपको 1 साल की अमाउंट कितनी मिल रही थी, 1,10,000। यहाँ पर 1 साल की अमाउंट कितनी है, 1,10,250 रुपये, 250 रुपये का फ़र्क आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर 1 साल में एक ही बार कंपाउंड हुआ था, यहाँ पर 1 साल में 2 बार कंपाउंड हो गया। फिर अगले 6 महीने के लिए फिर कंपाउंड होगा, फिर अगले 6 महीने के लिए फिर कंपाउंड होगा। तो 3 साल में कितनी बार कंपाउंड हो जाएगा, वो 6 बार कंपाउंड होगा।
कितनी बार कंपाउंड होगा? 6 बार कंपाउंड होगा। समझ गए ना? हर 6 महीने के बाद ब्याज निकालो, जोड़ते रहो, निकालो, जोड़ते रहो, निकालो, जोड़ते रहो, इस तरीके से चलता है। इसलिए कहा जाता है कि वक्त 2 गुना हो जाता है और दर आधी हो जाती है। तो वो गलत कहते हैं, दर आधी नहीं होती है, दर 10% ही रहती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही है। होता क्या है कि आप 6 महीने का ब्याज निकाल रहे हो तो आप वो ब्याज आधा निकाल रहे हो, रेट आधी नहीं हुई है। रेट कब आधी होती है? रेट थोड़ी आधी हो जाएगी। आप 1 साल के इंटरेस्ट रेट से 6 महीने का ब्याज निकाल रहे हो, इसलिए उसको आधा कर रहे हो। 6 महीने का क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि 6 महीने का ब्याज निकालने के बाद मुझे उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर क्वार्टरली कंपाउंड, अब आप समझ गए, अगर एक बार कंसेप्ट समझ गए तो आप कंपाउंड, अब आप क्वार्टरली कंपाउंड बता सकते हो कैसे होता है। क्वार्टरली कंपाउंड में क्या होता होगा? सपोज करो, तो पहले तो अपने ये केस ले लेते हैं कि 1 लाख रुपए पे आपने क्या किया? 10% निकाला, इंटरेस्ट कितना आ गया? 10,000। तो ये कितना बन जाएगा? 1,10,000। अगले साल फिर क्या लगेगा? 1,10,000 पे ब्याज लगेगा। ऐसा ही होता था। लेकिन अगर क्वार्टरली कंपाउंड है तो उस केस में आप क्या करोगे? फिर ये भी सीखना पड़ेगा अपने को। चलो सीखते हैं अपने, ठीक है। चलो, क्वार्टरली कंपाउंड होने का मतलब ये होता है, क्वार्टर का मतलब क्या हो गया? 3 महीने। क्वार्टर का मतलब क्या हो गया? क्वार्टर मीन्स 3 मंथ्स। अब 3 महीने, तो सबसे पहले क्या होगा? 3 महीने का ब्याज निकलेगा। तो 1 लाख रुपए का 10%, ये 1 साल का ब्याज है। ये 1 साल का ब्याज है, हमें 3 महीने का निकालना है। तो 3/12 से डिवाइड करो तो 12, क्योंकि वो 12 महीने का इंटरेस्ट है तो 12 से डिवाइड करो तो 1 महीने का इंटरेस्ट आएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा। या ऐसा कह दिया जाता है कि दर को 1/4 कर दो। मतलब मैं ये भी कर सकता था, 1 लाख का 2.5%, एक ही बात है वो। आप ये जो काट पीट के निकालोगे ना, ये 2.5% ही निकल कर आएगा। जब इसको काटोगे ना तो ये 2.5% ही निकल कर आएगा। क्लियर होगी बात? एक ही बात है वो। कुल मिलाकर कंसेप्ट ये है कि 3 महीने का ब्याज निकालना है आपको। कितने महीने का ब्याज निकालना है आपको? 3 महीने का ब्याज निकालना है। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात ठीक है? ठीक है जी। अब आपको क्या करना है? देखो, अब निकाल लो कितना आ जाएगा। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई, 3 का 4 पे गया, 4 का 25 पे गया, 2500 रुपये इंटरेस्ट आ गया आपका। तो ये कितना आ गया? 1,02,500। 1,02,500। अब अगली बार फिर से क्या लगेगा? 1,02,500 पे क्या लगेगा? 2.5% ब्याज लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा? 1,02,500 के ऊपर क्या लगेगा? 2.5% ब्याज। तो हर 3 महीने का ब्याज निकलेगा, प्रिंसिपल में ऐड होगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर अगले 3 महीने का ब्याज निकलेगा, प्रिंसिपल में ऐड होगा, और वो। तो इस तरीके से अब आप मुझे एक कंसेप्ट समझाओ कि फ़ायदा किस में सबसे ज़्यादा है। एनुअली, पिछले शायद मैं सिंगल एल लिख दिया, देख लेना यार। वो एनुअली की स्पेलिंग इतनी तो पता ही है यार। एनुअली, हाफ ईयरली, और क्वार्टरली। सबसे ज़्यादा फायदा किस में है? अब डिपेंड करता है ब्याज देने वाले को कि लेने वाले को। पैसा देने वाला। अब पैसा देने वाले को ब्याज ज़्यादा चाहिए कम चाहिए? या आप ये छोड़ो, आप इंटरेस्ट ज़्यादा कहाँ बनेगा? इंटरेस्ट ज़्यादा कहाँ बनेगा? सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कहाँ बनेगा? क्वार्टरली में, क्योंकि जितनी ज़्यादा बार कंपाउंड होगा ब्याज उतना ही ज़्यादा बनेगा। क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड होता रहेगा और अगला इंटरेस्ट उन दोनों पे लगेगा। अब एक जगह तो मैं 1 लाख पे इंटरेस्ट लगा रहा हूँ, एक जगह मैं 1,05,000 पे इंटरेस्ट लगा रहा हूँ, कौन सा ज़्यादा बनेगा? ये ज़्यादा बनेगा ना। तो जितनी ज़्यादा बार कंपाउंड होता है वो उतना ही ज़्यादा बनता है। तो ये सबसे ज़्यादा ब्याज बनेगा ये क्वार्टरली में। यहाँ पर फिर 2 नंबर पे ये होगा और 3 नंबर पे ये होगा। तो सबसे कम ब्याज जो बनता है वो कब बनता है? जब आपका जो इंटरेस्ट होता है वो एनुअली कंपाउंड होता है। जब एनुअली कंपाउंड होता है तो सबसे कम ब्याज बनता है, और जब क्वार्टरली कंपाउंड होता है तो सबसे ज़्यादा ब्याज बनता है। ठीक है। अब अगर एक सवाल लूँ मैं तो इसको कैसे करना है आपको पेपर में, आपको ये देखना है। ठीक है, कैसे? मान लो आपको ये कह दे कि 1 लाख रुपए का अमाउंट है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है, टाइम जो है वो 2 साल कर लेते हैं ना, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा 3 साल में। लेकिन जो इंटरेस्ट है ना वो हाफ ईयरली कंपाउंड है। इंटरेस्ट जो है वो
हाफ ईयरली कंपाउंड, हमें पता तो ना हमारे तरीके में इसको अप्लाई कैसे करेंगे। बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कुछ नहीं करना, आप एक बात बताओ कि अगर हाफ ईयरली कंपाउंड है तो अगर पूरे एक साल में 10% ब्याज मिलता है, पूरे एक साल में अगर 10% ब्याज मिलता है तो 6 महीने में कितना ब्याज मिलेगा? पूरे साल में अगर 10% ब्याज मिलता है, 6 महीने में कितना ब्याज मिलेगा? 5%। प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा, 1,00,000 रुपये पे 5% ROI लग गई। और कितनी बार ब्याज मिलेगा? 4 बार। 2 साल में 2 बार मिलता था, लेकिन अब यहाँ अगर हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो कितनी बार ब्याज मिलेगा? 2 साल में 4 बार इंटरेस्ट कंपाउंड होगा आपका। ठीक है, तो हमारा सवाल क्या बन गया? 1, 2, 3, 4। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहली हाफ ईयर, दूसरा हाफ ईयर, तीसरा हाफ ईयर और चौथा हाफ ईयर, 2 साल में 4 हाफ ईयर बनेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1,00,000 का 5% निकालो, कितना आ जाएगा? 5,000। फटाफट से लिख दो, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000। 5,000 पे फिर 5% निकालो, कितना बनेगा? 5% पे फिर 5,000 पे फिर 5% निकालो, कितना बनेगा? 250। क्या करते होते? टेबल पढ़ते होते थे। 25 से कम 25, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75। फिर 250 के ऊपर 250 पे ऊपर फिर 5% लगेगा, कितना आ जाएगा? 12.5। और इसका 3 गुना, 12.5 और इसका 3 गुना कितना हो गया? 37.5। यहाँ पर टेबल, यहाँ पर सेम, यहाँ पर टेबल, यहाँ पर 1 गुना और 3 गुना, और फिर 12.5 रुपये पे फिर से ब्याज लगेगा, तो 0.625 यानी कि 62 पैसे ब्याज लग जाएगा आपका। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो कितना आसान है निकालना, देखो बहुत ही आसान है। इसको जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, भूल जाओ आप, अगर ये भूल जाओ कि ये 3 गुना कैसे कर दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि अगर यहाँ पर आप ब्याज लिख रहे हो तो इससे ऊपर वाली लाइन का ब्याज लिखोगे आप। अगर आप सी कॉलम में ब्याज लिख रहे हो, ये सी कॉलम है, ये सी है, ये बी है, ये ए है, ये डी है, तो सी कॉलम में अगर आप इंटरेस्ट लिख रहे हो तो आप कहाँ किस पे लगाओगे इंटरेस्ट? बी कॉलम पे। तो बी कॉलम पे जो जितने भी अमाउंट है उस पर ले लीजिए आप। ये मत लेना, ये तो 4th ईयर का ही है, इससे पहले वाला। आप 4th का ही लिख रहे हो तो 4th नहीं लेना, उससे पहले वाला कितना था? 250 और 500, 750, 750 रुपये पर ब्याज लगाना है आपको। कितने रुपये ब्याज लगाना है? 750 रुपये के ऊपर। 750 पे 5% कितना हो जाएगा बताओ? हाँ, इतना हो जाएगा। ठीक है, 37.5 रुपये। नहीं तो ये याद कर लो कि इससे ज़्यादा आएगा भी नहीं, 4 बार से ज़्यादा नहीं आएगा, 4 बार से ज़्यादा कभी नहीं आएगा एग्ज़ाम में। लेकिन आपको फिर भी कंसेप्ट पता होने चाहिए कि ये जब ब्याज लिखा जाता है तो ये कैसे लिखा जाता है। ठीक है, कैसे लिखा जाता है ये आपको पता होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है? चलिए अब मैं आपको 2-4 बातें और बताता हूँ, फिर अपने इसको ख़त्म करते हैं। चलिए अब मुझे आप बताइएगा धीरे धीरे, ठीक है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। सपोज करो 5,12,000 रुपये पर 5,12,000 रुपये पर @ 12.5%, 12.5% की रेट पे 3 साल का आपको इंटरेस्ट निकालना है। क्या करना है आपको? आपको 3 साल का इंटरेस्ट निकालना है। कैसे निकालोगे आप? 3 इयर्स का इंटरेस्ट निकालना है। तो कैसे करोगे? कुछ नहीं, आप अब इसको आपको पता होना चाहिए ना, इसकी जो फ्रैक्शन बनती है वो क्या बनती है? 1/8। अब आपको ये भी तो पता होनी चाहिए ना कि 12.5% की फ्रैक्शन क्या बनती है? 1/8 बनती है। तो चाहे परसेंटेज से निकालो चाहे फ्रैक्शन से निकाल लो। अब 12.5% के केस में फ्रैक्शन आसान रहेगी आपको, 12.5% के केस में फ्रैक्शन आपको आसान रहेगी। तो 12.5% का कितना आ जाएगा? 1/8 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एक 5,12,000 का 1/8 करो तो कितना हो जाएगा? 64,000 रुपये। कितना हो जाएगा? 64,000। तो 64,000, 64,000, 64,000 3 बार लिख दिया। फिर इसका फिर से 1/8 करो। 12.5% नहीं लेना, अब आपने उसकी फ्रैक्शन बना ली है। 1/8 करो, कितना हो जाएगा? 8,000, डबल कर दो 16,000 रुपये। इसका फिर से 1/8 करो, कितना आ जाएगा? 1,000 रुपये। कितना आसान है। अब आप कहोगे सर इस बार तो आपने अमाउंट ऐसी लिया प्रिंसिपल जो आपको पता था कि 1/8 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे ना कैंसिल हो यार, क्या बड़ी बात है उसमें? इट इज़ नॉट अ बिग डील। मान लो मैं यहाँ पे 1,00,000 रुपये लिख दूँ, कितनी बड़ी बात है?
मैं यहाँ पर अगर 1 लाख रुपए लिख दूँ, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मैं लिखता हूँ, देखो ये आपको पता लग गया इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। मान लो अगर मैं यहाँ पर 1 लाख रुपए लिख दूँ, क्या फ़र्क पड़ता है यार? 50,000 लिख लो, 1 लाख भी आसान मिलता है आपको, तो 50,000 लिख लो आप। @ 12.5% फॉर 3 ईयर्स, ठीक है, फॉर 3 ईयर्स। 50,000 का 12.5 मीन्स 1/8 निकाल लूँ चाहे मैं। अब इसका निकालो, अब इसका 1/8 निकालो, ठीक है, यही करना पड़ेगा, इसका 1/8 निकालना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? 1/2 करोगे 25, फिर उसका 1/2 करोगे 12.5 और 6250 रुपये, ठीक है। तो 6250। अरे भाई 50,000 का 1/8 निकाल लो, टेबल पे चलो। कितना हो गया? 8 × 48, 2 0 8 2 16, 8 5 40, 6250। इस 6250 का फिर से 1/8 निकाल लो। निकाल सकते हो ना? कैसे निकाल सकते हो? निकाल लो। 8 7 56, 6 5 8 8 64, 1 0 8 1 8, 2 0 8 2 16 और 8 5 40। इसका डबल कर दो। अरे भाई इसको पॉइंट में मत निकाला करो, इसको डबल करो पहले, ठीक है। आप इसको अप्रोक्सीमेट लिया करो, ये मत निकालो, छोड़ दो इसको। अब मोटा मोटा इसको अप्रोक्सीमेट लो भी। 781 आ गया, डबल कर दो, 78 दूना 56, 156, तो ये आ जाएगा 1562 रुपये। और इसका जब निकालोगे 781 का 1/8 तो निकाल लो। 8 9 72, 6 1 8 7 56। बस पॉइंट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, इतना डीप मत जाइए आप सिर्फ पॉइंट छोड़ दीजिए, पॉइंट छोड़ते जाओ। इतने करीबी आंसर नहीं होते हैं कि बिल्कुल पॉइंटों में करीब हो गए, नहीं। कम से कम 5-7 रुपये का फ़र्क होगा, पॉइंटों में इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। इस बात को समझने की कोशिश करें आप, ठीक है। तो अगर ये 50,000 का निकालना है तो 50,000 का निकालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से सवाल आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ये आते हैं अजीब सी अमाउंट दे के, अजीब से प्रिंसिपल दे के आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं पूछे जाते हैं। तो ये 2 तरीके मैंने आपको करवाए हैं, ये दोनों तरीके आपको पता होना चाहिए। मैं जाते जाते फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि अगली क्लास में फिर हम क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन फिर आपको आने चाहिए, वो फिर वहाँ पे दोबारा कंसेप्ट करवाने की गुंजाइश नहीं रहेगी। क्या बोला मैंने आपको बोला कि अगर आपको 1 लाख रुपये दे रखा है और 1 लाख पे अगर आपको 10% या 10% की जगह पे 20% आपको ब्याज निकालना है, कितने साल के लिए? आपको 3 सालों के लिए। तो क्या करोगे? एक तरीका तो ये है कि 1 लाख रुपये लो इंटू 120/100 और इसकी पावर कर दो 3, ठीक है। या फिर क्या करो, जो मेरे वाला तरीका है, मेरे वाला तो क्या मतलब जो तरीका अपना है, ठीक है, क्या हो जाएगा ये? 20,000 को लिखो, 20,000 20,000 20,000, फिर आ गया वो 20,000 पे 4,000, 4,000 तो नहीं 8,000, फिर आओ 800 रुपये, खत्म 72,800 रुपये। यहाँ से भी सेम ही आएगा। तो ये 2 तरीके करवाए मैंने। यहाँ पर आपको एक चीज़ पता और होनी चाहिए, अगर फ्रैक्शन में दे रखा हो, मान लो जैसे 20%, 20% की फ्रैक्शन क्या है? 1/5। 20% की फ्रैक्शन क्या है? 1/5। तो 1/5 मतलब 5 रुपये पे 1% इंटरेस्ट लगता है, तो अमाउंट कितनी बन जाती है? 6 रुपये। 20% को 1/5 लिखते हैं, इसका मतलब क्या है कि 5 रुपये पे 1 रुपये इंटरेस्ट लगता है और वो 6 बन जाता है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 1 लाख इंटू, इसको मैं 6/5 भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 6/5 आएगा उतना ही। देखो आप इसको सॉल्व करवाओ, इसको आप सॉल्व करवाओ, तो 20 के टेबल पे काटोगे तो कितना आएगा? 6/5। तो ये पहले ही ध्यान रखो ना। मान लो आपको ये कह देता, क्या कह देता कि 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए पे 12.5% की रेट है और 3 साल का ब्याज निकालना, तो क्या करते फिर? आप क्या करते? 12.5% को क्या लिखते हैं? 1/8, मतलब 8 रुपये पे 1 रुपये इंटरेस्ट लगकर कितना हो जाता है? वो 9 रुपये बन जाता है। 8 रुपये पे 1 रुपये इंटरेस्ट लग के कितना बन जाता है? वो 9 रुपये बन जाता है। तो आपको क्या करना होता था? 1 लाख का 9/8 की पावर 3, 3 साल का है तो 3 बार निकाल दो। लेकिन मैं ये आपको प्रेफर करूँगा इंटरेस्ट निकालने के लिए या सवालों को करने के लिए इस तरीके का यूज़ ना करें। इस तरीके का यूज़ सिर्फ एक ही केस में करना है, जब आपको क्या नहीं दे रखा हो? ROI नहीं दे रखी हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ना दे रखा हो, उस केस में आपको ये सवाल करना है। अदरवाइज़ आपको ये सवाल इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। चलिए मिलेंगे अपने फिर दोबारा, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।